Good morning, students. I am Ansu Kumar Tiwari and present here with my another lecture. This lecture number 2 on physical chemistry of class 12. A very first chapter of physical chemistry is solution. Today's topic on which we will discuss is solubility of a substance. Before starting today's lecture, I am going to remind you, I am going to recall you what have we studied, what have we discussed, what have we mentioned in my previous lecture. In my previous lecture, we discussed about solution means a homogeneous mixture of two or more substances in same or different phases. Types of solution on the basis of the phase of the organs of solution. Okay, types of solution, phase of solution, composition of solution. Okay, composition of the solution depends on the amount of solvent and solute. Okay, हमने ये सारी चीजों को पिछले वीडियो में अध्ययन किया था. Today's topic is solubility. सॉल्युबिलिटी बताने से पहले हम आपको एक और चीज रिकॉल कराते हैं. थोड़ा सा फेज के बारे में हम एक बार और समझाते हैं. फेज का मतलब सीधे सीधे समझ लीजिएगा बेटा. फेज बताता है सॉलिड an object matter occurs mainly in three states. वैसे तो बोथ आर स्टाइल कंडेंसेट भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, ठीक है ना. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, an object, a matter may be either solid or liquid or gas. कोई भी एक हो सकता है. आइए इसमें थोड़ा सा बात करते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस. सेम फेज और डिफरेंट फेज का मीनिंग क्या होगा? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम फेज? तो सेम फेज मतलब क्या है कि बेटा यू नो वेरी वेल कि सॉल्यूशन जो होता है, सॉल्यूशन वो बाइनरी होता है. वो बाइनरी का मतलब हमने आपको समझाया है. बाइनरी मींस जिसके दो आर्गन हो. जैसे बाइनरी, बाइनोमियल आप लोग पढ़े होंगे, बाइनरी थ्योरम पढ़े होंगे, द्विपद प्रमेय पढ़े होंगे आप लोग. तो उसमें क्या होता है, देयर टू टर्म्स होते थे, x + 1 टू द पावर n, ठीक है ना. तो ऐसे उसी तरीके से बाइनरी के टू आर्गन्स होते हैं. बाइनरी मींस बाइनरी सॉल्यूशन मींस इसके टू आर्गन्स. देयर आर टू आर्गन्स ऑफ अ सॉल्यूशन, मेनली टू आर्गन्स. फर्स्ट होता है बेटा सॉल्वेंट and second one is solute. Okay, solvent and solute. याद रखिएगा solvent में भी solid, liquid और gas, solute में भी solid, liquid और gas. इसमें बात बताते हैं कि जो solvent की फेज होती है ना, जो solvent की फेज होती है, फेज ऑफ solvent जो होती है, माने solid भी हो सकती है, liquid भी हो सकती है, gas भी हो सकती है, इक्वल होती है फेज ऑफ सॉल्यूशन. फेज ऑफ सॉल्यूशन. ओके, यानी जो फेज सॉल्यूशन की होगी वही फेज सॉल्वेंट की होगी. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. जैसे H2O प्लस शुगर है ना जी. तो H2O प्लस शुगर के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो जैसे कि जो भी सॉल्यूशन शरबत जो बनेगा उस सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड फेज में होगा. होगा कि नहीं होगा जो शरबत बनेगा. तो यहाँ पर H2O क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट की फेज क्या है यहाँ पे, यह भी क्या है, लिक्विड है. तो दोनों की फेज क्या होगी बेटा, सेम होती है. इसलिए हम कहते हैं ये सेम फेज होगी, ये सेम होता है. ये चीज ध्यान रखिए कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट की जो फेज, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जो फेज होती है वो सेम होती है. ठीक है, इसीलिए हम इसको सिंगल फेज सिस्टम कहते हैं. ठीक है, एक चीज और जान लीजिए, इसमें ये जो अगर सॉलिड सॉलिड यानी मान लीजिए सॉल्वेंट भी सॉलिड हो
और सॉल्यूट भी क्या हो, सॉलिड हो। तो इस स्थिति में जो सॉल्यूशन बनेगा बेटा वो सॉल्यूशन होगा सेम, क्या होगा, सेम फेज वाला होगा। सॉलिड सॉलिड का सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया, गैस गैस का सॉल्यूशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में ये तीनों जो कंडीशन है वो सेम फेज के हैं। किसके हैं क्या, सेम फेज के। अब हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में हो जाए, जैसे यहां पे देखिए ये है क्या है, लिक्विड है, सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट क्या है, सॉलिड है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, डिफरेंट फेज वाला सॉल्यूशन बना है, तो सॉलिड लिक्विड हो जाए, लिक्विड गैस हो जाए, गैस लिक्विड हो जाए या फिर लिक्विड सॉलिड हो जाए। तो ऐसी स्थिति में बेटा ये जो बनता है ये आपका है क्या चीज, डिफरेंट फेज के सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हमने आपको एक चीज बताया था बेटा, ये तो पिछले वीडियो की बात हो गई, हमने आपको एक चीज बताया था, I have discussed that composition of solution depends on the amount of solute and solvent। यानी कि जो सॉल्यूशन की कंपोजिशन होती है वो सॉल्यूट और किस पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट पे डिपेंड। इसीलिए कंपोजिशन जो होता है क्या होता है, चेंजेबल होता है। सॉल्यूशन की कंपोजिशन जो होती है चेंजेबल होती है, ठीक है ना। जैसे हमने एक एग्जांपल भी लिया था, आप अगर किसी वाटर में ग्रीन कलर डालते हैं, अगर कम डालेंगे तो लाइट ग्रीन होगा, ज्यादा डाल देंगे कलर तो लाइट ये क्या होगा, डार्क ब्लू डार्क ग्रीन हो जाएगा। ज्यादा चीनी डालेंगे ज्यादा मीठा हो जाएगा, कम चीनी डालेंगे कम मीठा होगा। तो ये चीजें कंपोजिशन को शो कर रही है। इसके बाद मैंने आपको यही चीज मुझे बताना है कि इसमें सॉल्युबिलिटी यही चीज बताती है कि किसी सॉल्यूशन में किस अमाउंट में सॉल्यूट हो और कितने अमाउंट में सॉल्वेंट हो। तो सॉल्वेंट में एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितनी मात्रा में, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज एडेड, इज डिसॉल्व्ड, ओके है ना जी, कितना डिसॉल्व किया जाए इसमें ताकि वो इजिली क्या हो सके, गायब हो सके, इनविजिबल हो सके, यानी कि जो पार्टिकल्स है ना वो इनविजिबल हो सके, डिसॉल्व हो सके। तो वही चीज यहां पे भी पढ़ना हमको। तो सॉल्युबिलिटी क्या बताता है बेटा, सॉल्युबिलिटी टेल्स अस अबाउट द अमाउंट ऑफ, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिसॉल्विंग सॉलिड, डिसॉल्विंग सॉलिड, डिसॉल्विंग सॉलिड, ठीक है, सॉलिड डिसॉल्विंग सॉलिड या फिर डिसॉल्विंग सॉल्यूट, ओके। आइए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। जैसे फर्स्ट वी टेक अ बीकर that is filled with water, this is H2O, H2O means water, hydrogen monoxide। अब हम इसमें क्या करते हैं, धीरे धीरे स्लाइटली क्या करेंगे, स्लाइटली माने धीरे धीरे हम लोग स्लाइटली क्या करेंगे, इसमें आपकी मर्जी NaCl डालते हैं, नमक। तो जब इसमें NaCl डालेंगे या फिर शुगर ले लीजिए आप, जो मन में आए वो लीजिए, कलर डालेंगे। तो जब हम इसमें क्या करेंगे, NaCl की मात्रा डालेंगे। जैसे मान लीजिए फर्स्ट टाइम हमने डाला क्या चीज, 2 ग्राम, 2 ग्राम, ठीक है, नहीं डाला 2 ग्राम, मान लीजिए 1 स्पून डाल। तो देखा कि जब पहले हम 1 स्पून इसमें नमक डाले, सॉल्ट डाले, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, इसके NaCl पूरी तरह से डिसॉल्व हो गया। फिर उसके बाद 1 स्पून बना के 2 स्पून डाले, 2 स्पून जब इसमें किए 2 स्पून, तो वो भी क्या हो गया बेटा, डिसॉल्व हो गया। सब 3 स्पून किए तो भी देखिए कि क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया, यानी 3 स्पून तक इसमें पूरी तरीके से डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व होने का मतलब होता है बेटा, मैं बता दूं थोड़ा सा, डिसॉल्व होने का तात्पर्य ये है कि चूंकि जो H2O है, H2O के जो है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, गैप होता है, इंटरस्टिशियल साइट होता है। तो जो गैप होता है जिसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, द स्पेस बिटवीन द गैप बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द
मैटर इज नोन एज द क्या इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ये सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है, तब जाकर सबसे कम कहां होता है बेटा, सबसे कम सॉलिड में होता है। इसलिए सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स वहां ज्यादा होता है। ओके, तो अब देखिए यहां पर बेटा 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून तक ये डिसॉल्व हो गया। मतलब कि अभी तक जितना भी मॉलिक्यूल्स रहा, ठीक है, सारे मॉलिक्यूल्स इसके गैप में समा गए। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में हर जगह स्प्रेड आउट हो गए यूनिफॉर्मली। ठीक है, लेकिन अब इसके बाद जो है, अब जगह नहीं है इसमें, H2O में अब स्पेस नहीं है कि ये क्या हो। अब थोड़ा भी अगर हम डालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए अब जो डालते हैं अलग से, अब जो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं इसमें, तो वो अब क्या करेगा, इसको डिसॉल्व नहीं करा पाएगा। तो उसको क्या करेगा, वो सीधे उसको भेजेगा कहां पे, यहां पेडी में। यहां पे पीपीटी के रूप में नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा, नीचे पीपीटी हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो जब जितना इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उतने मॉलिक्यूल्स को तो ये क्या कर दिया, एडजस्ट करा दिया, यूनिफॉर्मली स्प्रेड करा दिया, जाओ यहां रह जाओ, यहां रह जाओ। भाई एक हॉस्पिटल में जितने सीट होंगे उतने ही ना रोगी पेशेंट को लिया जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि अगर 10 सीट है तो 15 पेशेंट्स को वो कर लिया जाएगा। एक कमरे में 10 आदमी के रहने का जगह है तो 12 आदमी कहां से रह पाएगा। तो कहने का मतलब कि जो भी मॉलिक्यूल्स है वो इसमें पहले से एडजस्ट हो गए 3 स्पून तक, लेकिन इसके बाद के जो मॉलिक्यूल्स है उसके लिए जगह नहीं है, तो वो नीचे आके क्या होते हैं, पीपीटी के रूप में, पीपीटी यानी प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं पेटी में। ये आपका डिसॉल्व का केस है। ठीक है, अब इसके बाद मतलब 3 स्पून से थोड़ा भी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, मान लीजिए चौथे स्पून पे जब हम आते हैं तो चौथे स्पून पे देखते हैं कि चौथे स्पून का जो मॉलिक्यूल्स है नमक का, ये कहां चला जाता है बेटा, ये जाता है नीचे पीपीटी के रूप में यहां बैठ जाता है। इसका मतलब ये है कि 3 स्पून तक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, डिसॉल्व हो सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो डिसॉल्व करने की क्षमता H2O में नहीं है। इस सॉल्वेंट में उसको अब डिसॉल्व करने की क्षमता नहीं है, तो कहां जाएगा, पीपीटी के रूप में बैठ जाएगा। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in solute, specified amount of solute। यह भी, इसका भी एक अमाउंट स्पेसिफाई होगा, कितने अमाउंट में इतना नमक डिसॉल्व हो सकता है ना। तो इसके लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब ये आपको हमें आसानी समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी यही बताना है। सॉल्युबिलिटी मतलब कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो एक चीज ये क्लियर हो गया, ये 3 स्पून तक क्या है, सॉल्युबिलिटी को बता रहा है। इसके बाद जो है ये चौथा स्पून जो है उसके सुपर सैचुरेटेड कंडीशन को शो कर रहा है। आइए हम इसी के बेस पे हम लोग सुपर सैचुरेटेड, सैचुरेटेड तीनों चीज देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए सुपर सैचुरेटेड की पहले बात कर लेते हैं, जैसे सैचुरेटेड की बात करते हैं। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या हो गया, यानी कि जितना उसकी औकात है, इस H2O की जितनी औकात है, जितनी क्षमता है, जितनी कैपेसिटी है, जितना इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है उतने मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व करा सकता है। तो जितनी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, जितना इसको डिसॉल्व करा सकता है, यानी कि टोटल जो मॉलिक्यूल से अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, उसके गैप में चले जाएं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा क्या, सैचुरेटेड। जैसे मान लीजिए 3 स्पून तक क्या बेटा सैचुरेटेड हो जाता, क्योंकि 3 स्पून तक ये डिसॉल्व हो गया। अब 3 स्पून के बाद अगर हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, चौथे स्पून पे आते हैं, तो वो क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड, गर्दन से ऊपर खा लिया, सुपर सैचुरेटेड हो गया, यानी चौथे स्पून में। ठीक है बेटा, इसके बाद एक होता है अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड की भी हम बात कर ही लेते हैं, मैंने अभी तक आत्मा इसकी तृप्त नहीं हुई है। मान लीजिए 3 स्पून तक ये वो कर सकता है, लेकिन हम इसकी औकात जितनी है उससे हम कम ही भोजन देते हैं। तो 1 स्पून है 3 स्पून, तो 2 स्पून अगर करते हैं तो 3 स्पून तक तो ये ग्रहण कर ही सकता है, लेकिन हम क्या कर दिए, कम कर दिए, यानी उसकी सोलुबिलिटी से क्या कर दिए, अमाउंट को, अगर सॉल्यूट को कम कर देंगे, लेस अमाउंट अगर उसमें इमर्स कराएंगे या फिर पोर्ड कराएंगे, तो वो हो
हो जाएगा बेटा अनसैचुरेटेड। जैसे हम तीनों की एक एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे हम लोग जब कहीं अतिथि बन करके आगंतुक बन के कहीं जाते हैं तो अधिकांशतः यह पूछते हैं लोग कि खाना खाएंगे। हम खाना खाने बैठ जाते हैं, या फिर आपके घर में आपकी माँ, ममतामयी माँ, जब आप खाना खाने बैठते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब हम घर से पढ़ के जाते हैं तो हंग्री के कारण हम लोग एंग्री हो जाते हैं। होते कि नहीं होते हैं? हंग्री के कारण अगर भोजन ना मिले तो हंग्री के कारण क्या हो जाते हैं? एंग्री हो जाते हैं। या फिर एक ही रोटी मिलता है, उसके बाद हमको मिल ही नहीं पाता, पेट नहीं भरा हमारा, तो हंग्री के कारण एंग्री, जिसको मॉडर्न इंग्लिश में हैंग्री लिखते हैं हम लोग, तो हैंग्री हो जाते हैं बेटा। क्या हो जाते हैं? हैंग्री होते हैं। तो वहां पर क्या होता है? हमारा पेट अभी नहीं भरा है, यानी हमारी आत्मा भी तृप्त नहीं हुई है, तो यहां बोलेगा बेटा अनसैचुरेटेड, यानी आप अनसैचुरेटेड कंडीशन में हैं। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इतना खाना मिल जाता है, मम्मी पूछती है और ले लो, अरे एक और ले लो, एक और ले लो बेटा, नहीं एक और ले लो, एक मेरे नाम का खा लो, एक अपने पापा का नाम का खा लो। तो ये चीजें क्या है? अभी हम आवश्यकता से अधिक अपनी इच्छा के अनुसार जितना खाएंगे वो सैचुरेटेड को बताएगा, यानी ये अपनी इच्छा के अनुसार जितना इसको लेना था H2O को, NaCl को ले लिया, लेकिन अब जैसे ही अपनी इच्छा के अनुसार लिया, चलो इसके बाद हम इसकी इच्छा खत्म हो गई है, अब हम जबरदस्ती डालें तो ये नीचे पेटी में बैठ गया। उसी तरीके से जब अपनी इच्छा के अनुसार हम लेते हैं तो वो होता है बेटा सैचुरेटेड, यानी 2 रोटी खाने की औकात है, 2 रोटी हमने खा लिया, अब माँ की इच्छा से खाने लगे, पापा की इच्छा से खा रहे हैं, तो वो बताता है बेटा सुपर सैचुरेटेड, क्योंकि अब हम गर्दन से ऊपर खा रहे हैं, पेट से अधिक खा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार जब हम लोग चलना शुरू हो जाते हैं तो वहां पर सुपर सैचुरेटेड कंडीशन आ जाती है बेटा, ठीक है ना। चलिए ये आपको एग्जांपल रहा, आइए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ये क्या मतलब है इसका, वाकई में ये कहना क्या चाहता है। तो ये आपको बता दें कि इसका जो टेक्निकल डेफिनेशन क्या होना चाहिए। आइए देखते हैं इसके टेक्निकल डेफिनेशन को। देखिए बेटा टेक्निकली इसको डिफाइन करते हैं सॉल्युबिलिटी को, तो लिखते हैं यहां इट इज द मैक्सिमम अमाउंट, क्या है मैक्सिमम अमाउंट, 3 स्पून क्या है मैक्सिमम अमाउंट का डिसॉल्व होने का। अब उससे थोड़ा भी अगर हम बढ़ा देते तो वो डिसॉल्व नहीं होता, तो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सब्सटेंस dissolved in specified amount of solvent, particular solvent at given temperature and pressure। ओके, तो बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। डेफिनेशन से ही तो हमने एग्जांपल से समझा दिया पहले ही बेटा। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, याद रखिएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको हम लोग सब्सटेंस को सॉल्युबिलिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि पानी में, वाटर में हम लोग NaCl डाले या Cl डाले तो 3 स्पून तक क्या था उसका मैक्सिमम अमाउंट था। उससे थोड़ा भी अगर एक्स्ट्रा ऐड करते तो वो क्या हो जाता, जाकर PPT बन जाता, यानी नीचे पेरी में बॉटम में बैठ जाता। तो मैक्सिमम अमाउंट कितना था बेटा 3 स्पून। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व यानी क्या हो, घुला हुआ हो, सॉल्युबल हो इन स्पेसिफाइड अमाउंट, याद रखिएगा बेटा स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर सॉल्वेंट। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पार्टिकुलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। पार्टिकुलर सॉल्वेंट का मतलब क्या होगा, याद रखिएगा पार्टिकुलर का मतलब क्यों हम पार्टिकुलर लिए, जैसे NaCl कहीं ज्यादा कभी विलीन होगा, कहीं किसी चीज में ज्यादा मतलब कि सॉल्युबल होगा, और कहीं इसकी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, नहीं होगी, कहीं डिक्रीज होगी, किसी सॉल्वेंट में इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, कहीं इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रही है? जैसे अगर हम यही इसको क्या करें, यहां पर इसको हम क्या कर रहे हैं
डिसॉल्व कराएगा। और NaCl को ले चले कहां, एथेनॉल में, तो वही डिसॉल्व क्या होगा, यानी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी वहां बेटा, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो जहां पे सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी पार्टिकुलर सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है, सॉल्वेंट की नेचर पे भी डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है? यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है नेचर पे भी डिपेंड करती है ऑफ द सॉल्वेंट। बात अभी हम लोग इस पर करेंगे, विधिवत चर्चा करेंगे इस पे। तो याद रखिए पार्टिकुलर सॉल्वेंट का मतलब कि हो सकता है कि सॉल्वेंट की अगर नेचर चेंज हो तो ये NaCl या किसी भी सब्सटेंस, किसी भी सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाए, घट जाए या बढ़ जाए। हो सकता है ना, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको स्पेसिफाइड अमाउंट। तो बेटा स्पेसिफाइड अमाउंट का मतलब सीधे सीधे समझिए कि हो सकता है कि ये जो सॉल्वेंट होगा ये सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड होगा इन ग्राम, 100 ग्राम लेते हैं का स्पेसिफाइड अमाउंट, और इसका लेते हैं 1 मिलीलीटर लिक्विड और गैस। ये स्पेसिफाइड अमाउंट है बेटा, इतना में हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, इसके बाद स्पेसिफाइड अमाउंट तो ये क्लियर हो गया। याद एक चीज और रखना है कि सॉलिड जो है ये भी सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और मे बी गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। एक चीज जरूर ध्यान में रखना है आपको कि सॉलिड की तो हम लोग पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में राउल्ट्स ने अपना नियम बताया। राउल्ट्स प्रपोज्ड अ लॉ ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिक्विड। और गैस के लिए जस्ट इसके बाद वाली जो नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम हम आपको बताएंगे। ठीक है, हेनरी ने ये बताया था कि हेनरी ने ही बताया था कि यह प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स ऑन प्रेशर। क्या बताया था उसने? The solubility of a gas in liquid, solubility of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gases. हम बात करेंगे इस पे बेटा, विधिवत चर्चा करेंगे। ठीक है, बस इतना जानिए कि प्रेशर पर डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है। भिन्न भिन्न प्रकार की गैस लेंगे बेटा तो अलग अलग उसका प्रेशर होगा। ठीक है ना, अलग अलग प्रेशर पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं है नाइट्रोजन हाइड्रोजन लिए हैं तो दोनों को मिला करके मिक्सचर करके हम लेंगे, ऐसा नहीं है। नाइट्रोजन अपना अलग प्रेशर होगा, हाइड्रोजन का अपना अलग प्रेशर होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे बेटा। ठीक है, इसको केवल टच कर दिए हम। प्रेशर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे चीनी, तो जो शुगर को हम लोग पानी में डालेंगे तो उसको गर्म करेंगे, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा बेटा, उसके जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो जल्दी ब्रेक होंगे। उसका जो केमिकल बॉन्ड बना हुआ है ना शुगर में, वो जल्दी टूटेगा, जल्दी ब्रेक होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो जल्दी से तुरंत इंस्टेंट वो अपना क्या होगा, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को खोज लेगा, अपने आप को छिपाने के लिए, अपने आप को हाइड करने के लिए, अपने आप को इनविजिबल बनाने के लिए, ताकि हम जले ना। तो जैसे ही जब हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कुछ सॉल्यूट के, कुछ पदार्थ के, कुछ सॉल्यूट के, कुछ सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है और कुछ की घट भी जाती है। इसकी विधिवत चर्चा जब हम पढ़ाएंगे आपको कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, तो उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे विधिवत, बिल्कुल एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये आपका रहा अभी बेटा डेफिनेशन। अभी ये क्या रहा, डेफिनेशन है ये। तो ये है आपका डेफिनेशन। इसके आधार पे सॉल्यूट, ये देखिए इसके आधार पे जो सॉल्यूशन है वो 3 भागों में डिवाइड कर दिए गए। कौन कौन? तो एक और तरीका से इसको डिफाइन कर सकते हैं, ये कॉन्सेंट्रेशन को भी बताता है। कॉन्सेंट्रेशन मींस बेटा मतलब कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हो गया जैसे ग्राम पर लीटर, यही मेन है। ग्राम पर मास बाय मास भी होता है, W/V, ठीक है ना। तो 1 ग्राम पर लीटर मतलब 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम सॉल्यूट है, ये क्या बता रहा है, ये किस चीज को शो करना चाहता है, ये बता रहा है सॉल्युबिलिटी को। यानी कितना ग्राम सॉल्यूट जो है 1 लीटर में, यानी पर यूनिट वॉल्यूम में, कह सकते हैं ना कि अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन, देखिए यहां से अमाउंट ऑफ मैक्सिमम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ solvent is known as under saturated condition is known as solubility। बात समझ में आया? ग्राम पर लीटर। ओके, तो बेटा ये हो गया सॉल्युबिलिटी, यानी कि कहते सीधे सीधे किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन मतलब कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब हम बता रहे हैं, बताया भी अभी। तो सैचुरेटेड कंडीशन में जो कोई सॉल्यूशन होगा तो उसके 1 लीटर में कितने सॉल्यूट की मात्रा है यह बताता है सॉल्युबिलिटी। ओके, अब हम बात करेंगे बेटा थोड़ा सा, जैसे हम यहां पे बात कर लेते थे तो 3 स्पून अपान, मान लीजिए 1 लीटर ऑफ वाटर है तो 3 स्पून अपान 1 लीटर, ठीक है। तो 3 स्पून में कितना ग्राम चीनी होगा, कितना ग्राम नमक होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करें सैचुरेटेड, 3 केसेस सैचुरेटेड सॉल्यूशन। पहला, सेकंड नंबर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और थर्ड नंबर का सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, देखिए सीधी सी बात बता दें आपको कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो सैचुरेटेड जैसे मान लीजिए कि 100 ग्राम हम स्पेसिफाई आपको लिए थे, तो 100 ग्राम सॉल्वेंट था, 100 ग्राम क्या था सॉल्वेंट, स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। इसमें मान लीजिए कि 100 ग्राम की जो औकात है, इसमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है अपने अंदर मात्र 30 ग्राम ये किसी भी सॉल्यूट को, किसी भी नहीं, सॉल्यूट की नेचर पर डिपेंड करता है। 100 ग्राम में ये 30 ग्राम सॉल्यूट क्या हो जाते हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाता है, यानी इनविजिबल हो जाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके गैप में चले जाते हैं। तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी बेटा, इसकी जो क्या होगी सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस सॉल्यूट, ये क्या होगा 30/100, यानी ये सॉल्युबिलिटी जो होगा 30 ग्राम बाई 100 ग्राम। तो ये क्या होगा, ये सीधी सी स्पष्ट बात हो गई, ये सैचुरेटेड कंडीशन को बता रहा है, क्योंकि 30 ग्राम में 3 स्पून मान लीजिए 30 ग्राम, ये 30 ग्राम जो है 30 ग्राम ऑफ NaCl के टोटल मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, H2O के किस में चले गए, गैप में चले गए, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, इनविजिबल हो गए, पीपीटी नहीं हुआ। हाँ, अब एक ये होता है कि जैसे मान लीजिए 30 ग्राम, तो 30 ग्राम से मतलब कि हम कम कर दिए, इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ना उससे भी हम कम कर दिए, तो ये क्या हो गया 28 ग्राम कर दिए। तो 28 ग्राम में कितना हम लोग डाल देगा, 100 ग्राम में 28 ग्राम, तो 100 ग्राम में 28 ग्राम अगर हम लोग क्या करते हैं मिक्स करेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा, अभी इस सॉल्यूशन का पेट नहीं बना, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, अभी उसमें और NaCl डिसॉल्व हो सकता है और कोई सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर कम हो गया, यानी लेस अमाउंट हो गया उसके सॉल्युबिलिटी से, ठीक है। तो यहाँ पर बनेगा अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड मान लीजिए कि 2 ग्राम बढ़ा दिया, तो जब बढ़ा देंगे तो 2 ग्राम बढ़ जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाता है सुपर सैचुरेटेड, माने अब आवश्यकता से अधिक हो गया, यानी जो 2 ग्राम बचा है बेटा, ये 2 ग्राम जाकर के पीपीटी के रूप में कहां बैठ जाएगा, पीएडी में बैठ जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये जो 2 ग्राम के मॉलिक्यूल्स हैं उसके लिए सॉल्यूशन में स्पेस नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नहीं है, ताकि वो जा करके इजीली एडजस्ट कर सके अपने आप को, इसलिए बेटा क्या हो जाएगा, वो नीचे पेड़ी में जाकर के बैठ जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। ओके, दिस इज इनफ फॉर टुडे, एंड इन माय नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सॉल्युबिलिटी, यानी सॉल्युबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है,
टेम्परेचर, प्रेशर पे डिपेंड करता है, हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, इन सारे नियमों के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।